वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2020 का पेपर जो आपका हुआ था। उस क्वेश्चन को आपके लिए मैं लेके आया हूं ताकि आप अपने आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर का डाटा आप अपने सीजीएल के लिए करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो 5 मार्च 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने जो दोस्त हैं और अपने जो जितने भी भाई हैं सब में इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का डाटा करना बहुत इम्पोर्टेंट है हर बच्चे के लिए। ठीक है, पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी पेपर आए हैं ना, सबको आप लगाइएगा 1 बाय 1। ठीक है, समय मिले तो उसमें जो नॉर्मली दिल्ली पुलिस के, DSSB के, इनके भी हुए हैं, उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी SSC का तो कोई भी पेपर आप छोड़िएगा मत, सारा प्रीवियस ईयर का डाटा कर दो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आपके इस नए क्वेश्चन पेपर की तरफ जो कि 5 मार्च 2020 का है। इसको बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे। पहला ही क्वेश्चन इसमें ट्रिग्नोमेट्री का आया है, जरा देखिएगा क्या क्वेश्चन है। 5 साइन थीटा 4। 5 साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, बच्चा इस बात को जानता है, PBP HHB। ट्रिग्नोमेट्री जिसने थोड़ी सी भी की होगी वो बच्चा इस बात को भली भांति जानता होगा कि ऐसा कुछ होता है भाई। अगर साइन बराबर देखोगे तो PH होता है, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H, तो आप कहोगे B आ जाएगा 3 पाइथागोरस से। 4 5 3 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, वो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा प्लस में 4 कॉट थीटा। अच्छा, सेक थीटा क्या बनेगा? सेक बनेगा HB। HB बनेगा तो HB यानी कि 5/3 बनेगा HB। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल 5/3 बनेगा। प्लस में बनेगा 4 कॉट थीटा। 4 इंटू में कॉट थीटा क्या बनेगा? कॉट बनेगा BP यानी कि 3 में 4 से 4 कट जाएगा। ऊपर का मसाला हो गया छोटा है भाई। आगे है 4 टेन थीटा। टेन थीटा होता है PB 4/3 यानी ये हो जाएगा 4 इंटू में 4/3 माइनस का साइन 5 कॉस थीटा। 5 कॉस थीटा क्या होता है? BH यानी कि 3/5। 5 से 5 चला गया है भाई। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा? 3 3 9 9 5 14/7। 14/3 14/7 नहीं 14/3। ठीक है भाई, नीचे सॉल्व करोगे तो माइनस का साइन है। 3 3 9 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7/3। 3 से 3 गया, 7 से काटोगे 14 को, आंसर दे देगा 2। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को कर पाने के लिए आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए है भाई, और पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए जिसके बेस पे आप सवाल को इजीली निपटा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। ABCD है। A और B और DC को बिंदु E पे मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। E पर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। ले लो जी, E पर मिला दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और AD और BC को आगे बढ़ाने के लिए F पे मिलाया जाता है। ठीक है, आगे ADC आपका 75 है। एंगल BEC आपका 52 डिग्री है। आपको चाहिए एंगल BAD माइनस
एंगल AFB की वैल्यू, AFB की वैल्यू चाहिए, डिफरेंस चाहिए इसका। ठीक है भाई, देखिए ज़रा इसका डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, बताइए। आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या? क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा? इतने आसान से सवाल को, ज्योमेट्री का सवाल है अल्टीमेट, बताइए। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी इसमें काम कर देंगी आपको, 2 क्या मेरे हिसाब से एक ही कर देगी, है ना। देखो चलो देखते हैं, जो भी 1 या 2 जो भी लगेगी, चलाते हैं आगे। देखो ज़रा ये एंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये 75, ये 52, 75 52 हो जाएगा आपका 127 है भाई, 127। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 127 माइनस में अगर माइनस करोगे 180 में से, तो ये आपको आ जाएगा 53 निकल के, 53 डिग्री है भाई। 75 और 52 हो गया 127, 180 में से 127 घटाओगे 53 आ जाएगा। अगर ये 53 है तो ये तो आ गया एंगल BAD, तो आपके पास में आ गया 53 डिग्री। माइनस में एंगल AFB, ये वाला एंगल और चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल। एक तो ये थीटा, ऐसे समझो, ये थीटा और ये अल्फा का अंतर चाहिए, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ये ट्रायंगल आपको पता है, ये पता हो चल जाए तो आपका मामला फिट हो जाए, है ना भाई। ये कैसे पता लगेगा, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 75 है तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। अगर ये 105 है, ये 53 है, अगर ये 105 है, 153 है, तो ये हो गया 158। 158 तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, है भाई। तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 31 डिग्री। तो ये बन गया 31 डिग्री, है भाई। तो एफ भी आ गया, ये तो 31 डिग्री। आपको दोनों का डिफरेंस चाहिए, आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। 22 डिग्री विल बी द आंसर। ठीक है भाई, तो बहुत ही अल्टीमेट सवाल है और आसान भी है, 2 प्रॉपर्टी पे सवाल है, क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखिएगा। sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा और 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है, अपॉन में सारा डाटा है। देखो अगर इस सवाल को पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपकी डेफिनेटली हालत ख़राब होने वाली है ना। मैं आपको ऐसा जुगाड़ इसमें बताता हूँ, आप थीटा अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो। पुट थीटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे sec tan है ना, तो 0 डिग्री पुट कर लेता हूँ। अगर मैं थीटा 0 डिग्री पुट कर लेता हूँ तो आप मुझे बताओ sec 0 क्या होता है। आप कहोगे sec 0 होता है 1, sec 0 1 होता है, तो 1 की पावर 6 खोलोगे तो 1 आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। tan 0 होता है 0, खेल ख़त्म। sec 0 ये सारा ख़त्म हो जाएगा, है भाई। sec 0 सारा ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि tan 0 है ना, तो 1 0 सारा 0 कर देगी, उधर बचेगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2। नीचे देखते हैं, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, cos 0 1 होता है, तो 1 की पावर अगर 4 लगाओगे तो 1 ही आएगा, है भाई। sin 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, और 2 sin 0 वो तो 0 है ही है, उसका तो मैटर ही ख़त्म है। इधर आ गया प्लस में 2, ये हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो आंसर जो निकल के आएगा वो सिंपली आपका 2/3 हो जाएगा। देखो वैल्यू पुट करते समय ना 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो 1/0 ना आ जाए, 0/1 ना आ जाए, और अनडिफाइंड फॉर्म ना आ जाए। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसा कोई भी सिचुएशन ना बने जिसमें चीज़ें
अनडिफाइन होने का चांस बन जाए या 0 बनने का चांस हो जाए। तो हमेशा इस केस को याद रखना, बाकी मामला एकदम फिट है। 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा देना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज का, एज का। ए और बी की आयु का जो रेशो है वो 8 साल पहले 2:3 था। देखो भाई, ये ए है, ये बी है। 8 साल पहले रेशो था 2:3, 8 साल पहले। 4 साल पहले था 5:7। दोनों ही पहले हैं तो दोनों घटा दो, 8 - 4 बचा 4, इनटू कह रहा 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, जिससे उस वैल्यू को निकाल के आगे काट के बांटेंगे। ध्यान से सुनना, नीचे वाले के अंतर से तो करते हैं मल्टीप्लाई, 7 - 5 का अंतर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर नीचे। ये हो गया 5 × 15, ये हो गया 7 दूनी 14, 15 - 14 हो गया 1। तो ये कैलकुलेट होके आया 8, 8 दूनी 16, 8 गुणा यहाँ कर दो, 8 की गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 साल, ये हो जाएगा 8 × 24 साल। अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, मैंने किया 2:3 से, और 2:3 का रेशो कब था, 8 साल पहला। तो 8 जोड़ूंगा तो आज की एज मिलेगी, लेकिन इसने बोला 8 साल बाद रेशो क्या होगा, मतलब 8 फिर जोड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही 16 ना जोड़ दूं दोनों में, है भाई। मैं पहले तो 8 जोड़ने के लिए तो परसेंटेज में आना पड़ेगा, आज की पता चलेगी आज कितने साल का है ना। 8 साल बाद फिर जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही 16 ना जोड़ दूं तो 16 और 16 हो जाएगा 32 इस्टू 24, 16 हो जाएगा 40, काटोगे तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 4:5 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, फर्स्ट क्लास आंसर है। बताइए, क्या इससे ज्यादा आसान कोई तरीका है इस सवाल को करने का? नहीं है ना, तो बस सीखते चले जाओ, क्या दिक्कत है यार, है ना। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या अल्टीमेट सवाल है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? देखिएगा जरा, 24 संख्याओं का एवरेज है 56, पहली 10 संख्याओं का एवरेज है 71.7, अगली 11 संख्याओं का एवरेज है 42, अगली 3 संख्याएं यानी 22वीं, 23वीं, 24वीं, इनका जो रेशो है वो है 1/2 = 1/3 = 5:12। कह रहा 22वीं और 24वीं का एवरेज चाहिए, बताओ। देखो पहले तो आप इसकी कैलकुलेशन ही कर लो, आपके लिए वही बहुत बड़ी बात है ना। मैं आपको एक आसान तरीका देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझने वाली चीज है ना भाई। देखो 24 संख्याओं का औसत, यहां से सुनना, 24 संख्याओं का औसत है 56, इसमें से पहली जो 10 है उनका एवरेज है 71.7, अगली 11 संख्याओं का एवरेज है 42, अब बाकी बची 3 संख्याएं। अगर देखो होता क्या है, प्रोसेस सुनना, अगर 24 संख्याओं का एवरेज 56 है तो हर संख्या को हम 56 मान के चलते हैं। अगर ये 10 और 11 21 संख्याओं का मामला है, 24 में से 21 का मामला है, तो बाकी बची 3, तो वो 3 संख्याओं का भी तो एवरेज 56 ही होना चाहिए भाई। अगर हम सबको 56 मान रहे हैं तो सारी संख्या 56 होनी चाहिए। तो 22वीं भी 56 होगी, 23वीं भी 56 होगी, 24वीं भी 56 होगी, तो 56 तिया 168, 56 तिया ऐसे लिख लो, 56 तिया 168 तो ये रहेगा ही रहेगा।
168 तो ये रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं डेविएशन क्या कहती है। यहां डेविएशन कह रही है 56 से 71 हो गया। 56 से 71 हो गया तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 0.7 और 11 5 15 है भाई, 15.7 बढ़ गया। यहाँ पे 15.7 एवरेज बढ़ गया। यहाँ कितने की कमी आ गई जरा देखो, यहाँ कमी आई जी 14 की। 14 की कमी देखो, अगर 15 पॉइंट ज़्यादा बढ़ा है एक संख्या में तो 10 में बढ़ा होगा 157। 15.7 इंटू में 10। अगर एक संख्या में 14 घट रहा है तो 11 संख्याओं में घटेगा 154। तो 157 बढ़ रहा है और 154 घट रहा है तो टोटल कितने की कमी आनी चाहिए। तो भी तो देखो ना कितना बढ़ रहा है, फिर भी ये बढ़ रहा है केवल 3 बढ़ रहा है। 3 बढ़ रहा है, 3 कम कर दो। अगर मैं 3 कम कर दूं तो जो लास्ट की 3 संख्याओं का सम है वो बनेगा 165। उन तीनों का सम कितना बनेगा, 165 बनेगा उन तीनों का सम। अब सवाल बनाते हैं। अब आपकी संख्या क्या क्या थी, एक तो संख्या थी 22वीं, एक थी 23वीं, एक थी 24वीं। इनका रेशो भी बड़ा अजीब सा दे रखा है, 1/2, 1/3 और 5/12। नीचे एलसीएम लोगे 12 तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली संख्या आ जाएगी 6:2, दूसरी संख्या आ जाएगी 3 चौक 12 और अगली संख्या आ जाएगी 5। सम आपके पास पता ही है आपको, सम कितना है, सम है इसका 165 है भाई। सम कितना है 165, इसका सम कितना है 6 4 10 5 15। 15 से काटोगे तो 11 पे कटेगा। तो इनिशियल वैल्यू जो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 11 आ गई। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 22वां और 24वें का औसत चाहिए, इन दोनों का औसत चाहिए। तो इन दोनों का अभी योग कितना है 11, औसत क्या होगा 5.5। इसका 5.5 से गुणा कर लो, 11 का 5.5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 पंजे 55 और 5 6 5 11 है ना, 11/2 5.5 से गुणा होगी ना, 11 पंजे 55 और 5 60। 60.5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 इंटू 5.5 करना है। सवाल बहुत ही रेयर है, बड़ा खतरनाक सवाल है, तरीके से तो भूल जाओ कि आप इसको कर पाओगे। एकदम बेस्ट सॉल्यूशन दिया है मैंने आपको ये, ठीक है, अच्छे से इसको सीख लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा आई थी 2020 में, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वेट कर दिया था उसका, तुम्हारा क्या बोलते हैं, एडवांस मैथ का, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एवरेज में ले आए हैं, ये इतना नहीं आ रहा, थोड़ा कम ही आ रहा है अकॉर्डिंग टू 2020 के, ठीक है भाई। चलिए पढ़ते हैं सवाल। 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos थीटा बराबर है 3। देखो ये सवाल अगर बेसिकली करोगे ना तो ये बहुत दिक्कत करेगा, तो इसको ना आप एक काम कर लो, थीटा को सेटिस्फाई करा लो। कैसे थीटा सेटिस्फाई होगा, आपको दिया है 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3। जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, 90 से छोटी होगी, या तो 30 पे सेटिस्फाई होगा या 45 पे या 60 पे, है भाई। 45 पे तो मुश्किल ही होगा क्योंकि यहाँ पे √2 नीचे फंसेगा बार बार, तो 3 आना चांस है नहीं। तो 30 60 में से कोई एक सेटिस्फाई करा लो। मान लो मैंने 60 उठा लिया, है भाई, थीटा मैंने 60 पुट किया। अगर थीटा 60 पुट करेंगे तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है √1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4 को 12 से काटेंगे तो ये आएगा 3 माइनस, है भाई 60 ले रहे हैं ना, तो 2 इंटू में ये हो जाएगा √3/2 माइनस 2 साइन है ना, 2 साइन स्क्वायर है भाई,
2 साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3/4। 3/√3/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 और इंटू में है 2, तो ये बचेगा 1/2, 3/2। ठीक है भाई, प्लस का साइन। 3 इंटू में cos 60 क्या होता है, cos 60 अभी तो आया 1/2, तो ये भी 3/2, 3/2, 3/2 से 3/2 कट जाएगा। 3 = 3 यहाँ पे पूरी तरीके से आपको मैच हो जाएगा। मतलब थीटा की जो वैल्यू यहाँ सोच के रखी गई है वो बिल्कुल फिक्स है, 60 रखी गई है। 60 रखी गई है तो सवाल आगे सॉल्व कर लो। अब तो सवाल आपका सॉल्व हो ही जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लगाइएगा, यहाँ है आपके पास में कॉसेक, डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं ना, क्या सोचना है, 60 लगानी है ना भाई। तो कॉसेक 60 क्या होता है, कॉसेक 60 होता है आपका 2/√3। कॉसेक 60 होता है 2/√3 प्लस में। सेक 60 होता है 2 अपॉन में। tan होता है √3 प्लस में 1/√3। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा कितना, 2 प्लस में 2√3/√3 अपॉन में ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4/√3। √3 से √3 कट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस में √3 है भाई, 1 प्लस में √3 अपॉन में 4। ये कट कुटा के आ जाएगा क्या आंसर, 1 प्लस में √3/2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है 2 प्लस में √3/4, बी ऑप्शन यहाँ पे है 1 प्लस में 2√2, सी ऑप्शन में है 1 प्लस में √3/2 और डी ऑप्शन है 4 प्लस में √3/4। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, 1 प्लस में √3/2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो बहुत समस्याएं हैं। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कहता है सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% हानि पर बेच दी है भाई, 576 रुपए में बेची है। तो हानि के बराबर अगर हानि रख दो तो मुझे पता लग जाएगा कि सुधा का सीपी क्या है, यानी सुधा ने उसे कितने का खरीदा था है भाई। पर वो आगे देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, फिलहाल जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रेनू ने उसे उसके परिवहन में 224 रुपए का खर्चा किया। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, पहले पढ़ लेते हैं। रघु ने इसे ऐसी कीमत पर बेचा कि सुधा को 24% का प्रॉफिट हुआ। रेनू के लिए प्रॉफिट बताना है, मेन आपको रेनू का प्रॉफिट चाहिए। तो रेनू का प्रॉफिट चाहिए तो रेनू का ही सीपी चाहिए पहले है भाई। दो चीजें लिखते हैं, अच्छा यहां पे लिखते हैं, एक तो सुधा, एक लिखते हैं रेनू, दोनों का मामला समझते हैं। पहले रेनू को देखते हैं, रेनू का सीपी देखते हैं। 576 रुपए में तो उसने सामान खरीदा है भाई, कोई सामान खरीदा है। 224 रुपए उसमें क्या किए हैं, उसने ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कर दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया है तो यार वो भी खर्चा ना, तो वो क्या समझ के चलेगी, वो समझ के चलेगी कि मैंने उसको 800 रुपए में खरीदा है भाई, लाने में इतना ही खर्चा हो गया 224 का, तो 800 का उसका सीपी आ गया, ऐसे समझ के चलो। कोई दिक्कत परेशानी, चलो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सुधा ने, अब सुधा को 24% का प्रॉफिट हुआ है, तो सुधा का सीपी देखते हैं। 576 में उसको कितना हानि है, 20% की हानि है। 20% हो गया 1/5, यानी 4/5 का सामान। 4 से काटो, 4 1 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये आ गया 720 रुपए का सामान है जी। सुधा ने उसको 720 रुपए का खरीदा था है जी, और 24% का लाभ हुआ। अगर इसको 24% का लाभ हुआ है तो इसका 24% लाभ कितना होगा, 720 का 24% लाभ करोगे तो ये हो जाएगा 124/100, 0 से 0 कट जाएगी है भाई। अभी तो गुणा करने में ही फायदा है। ये आएगा 72 चौक के 288, 72 दूनी 144 और 72 एकम 72, 8 4 12 9 8, ये आ जाएगा 892 रुपया 80 पैसा है भाई। ये आ जाएगा इसका एसपी, सुधा का एसपी आ जाएगा।
बस तो सुधा को ये सामान बेचना है जी। तो अब यहाँ से देख लो रेनू को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये इसका प्रॉफिट है 800 का सामान पे 92 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट है। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ऐसे देख लो, चलो अगर नहीं देख सकते 800 पे 92 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट है। अगर इसका मैं 10% ही देखता हूँ तो 80 आता है, 11% देखूंगा तो 88 आएगा, 88 से भी थोड़ा सा ऊपर है, यानी 11% से थोड़ा सा ऊपर, 12 से नीचे, 12 और 11 के बीच का आंसर है। ऑप्शन देख लो 11.6% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई और सीआई का डिफरेंस का क्वेश्चन है, दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। देखिएगा, एक निश्चित राशि को 16.5 से 2/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपये है। इसी दर पर इसी समय का 5 से 2/3 समय का क्या होगा साधारण ब्याज। देखो भाई सुनो, 3 साल की जब बात चलती है तो चलता है 3:1, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब 3 साल की बात होती है तो रेशो चलता है 3:1। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 1/6। नीचे वाले नंबर का 3 साल है तो क्यूब लेट कर लो P, यानी P मैंने लेट कर लिया 216 रुपया। 216 का 1/6 निकालोगे 36, 36 का 1/6 निकालोगे 6, 6 का 1/6 निकालोगे 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किताब वाला क्या दे रहा है आपको, 6350 है भाई, 6350। मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बैठेगा, 36 तिया 108, 6 तिया 18, 1 एकम 1, 108, 128, 126, 127 बैठ गया मेरे हिसाब से। इनटू आपको क्या चाहिए, पहले तो P रख देंगे ताकि प्रिंसिपल मिल सके, इनटू इस प्रिंसिपल पे 5 से ही 2/3, 5 से ही 2/3 मतलब 17/3 इनटू इसी दर पर मतलब 1/6 पर। ये इस नंबर को कैलकुलेट कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। 6 तिया 18, 18 12,216, 127 पंजे 635, 12 पंजे 60 यानी 6, 17 छिक्का 102, 10200 विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करो तो मज़ेदार बात है, नहीं तो समस्या है जीवन में बहुत। और ये चीज़ें आपको सिर्फ कैसे आएंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही हो जाए। ठीक है, पेन ना लगाना पड़े, लगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए लगे। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगर एक ट्रेन की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए तो 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में 2.5 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से मतलब जो उसकी रेगुलर स्पीड थी उसी स्पीड से 192 किलोमीटर को जाने में कितना समय लेगी, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए क्या कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। देखो टैली के लिए आप इस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, टैली आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे आपको 192 किलोमीटर जाना है, तो 192 किलोमीटर आप ऐसे नहीं जा पाओगे, उसके लिए आपको स्पीड चाहिए ही चाहिए। तो एक काम करिएगा, देखो 300 किलोमीटर जाना है आपने, पहले 300 किलोमीटर जाना है किसी एक चाल से, निश्चित चाल मुझे नहीं पता क्या है। फिर उसी 300 किलोमीटर की चाल को आपने एस को बढ़ा के चलना है, और कितना घंटा कम लगता है, 2.5 घंटा। 2.5 घंटे का मतलब होता है ये वैल्यू, 2.5 घंटे का मतलब होता है ये वैल्यू। 2.5 से इसको ऊपर ऊपर देखो, वैसे तो कॉमन लेके काटा जाएगा, लेकिन आप काट सकते हो डायरेक्ट भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या मैं इसमें से 2.5 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 2.5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 120 एस, यहाँ से 2.5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 120 बटे में एस प्लस 20। और जो 2.5 यहाँ से कॉमन लिया है, यहाँ से 2.5 और 2.5 कॉमन लिया, 2.5 से 2.5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो 2.5 से 2.5 कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पूरी इक्वेशन को 2.5 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद इसको करते हैं कैलकुलेट। ये हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा एस इज दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस हो जाएगा, तो ये इधर आके हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस में 20s। आप कहोगे हाँ जी सर। इधर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एस और एस, देखो 120s
120s, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा 12 दूनी 24 यानी 2400। तो 2400 यहाँ रहेगा, 2400 उसके पास जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पूरी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 20s माइनस 2400। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बराबर आ जाएगा 0। ऐसे दो नंबर देखो जिनको गुणा करने पर आ जाए माइनस का 2400 और घटाने पे आ जाए 20s पॉजिटिव। तो आप कर लो 60 गुणा में 40, 2400 होता है, 60 गुणा 40 2400, लेकिन गुणा करके -24 आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए 20। तो यहाँ पे यह लगा लो, ये हो गए। ठीक है, अब इनकी x की वैल्यू चाहिए, दोनों के साइन बदल दो, आंसर आ जाएगा। साइन बदले जाएंगे तो s की वैल्यू एक मिल जाएगी आपको -60, एक मिल जाएगी 40। ये आपको मिल गई दोनों स्पीड है, लेकिन नेगेटिव में तो कभी स्पीड हो नहीं सकती, तो स्पीड जो होगी वो हमेशा हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आंसर विल बी 40। मतलब स्पीड जो मेरी रियल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, यही मेरी रेगुलर स्पीड है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, अब आपने 192 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है भाई। कितने घंटे लगाओगे बताओ? 40 पंजे 200 तो ज़्यादा हो जाएगा, 40 चौके 4 घंटे तो वैसे दिख रहे हैं, है भाई। 40 चौके 160 यानी 32 मिनट बचे, यानी 32 मिनट बचे। आंसर देख लीजिएगा अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको मैच कर रहा हो। है कोई ऑप्शन? नहीं है। 40 चौके 160 हो गए ना, 160, तो 32 ही तो बचा, 32 मिनट, 4 घंटे 32 मिनट हो गए। बट ये अच्छा वैसे मांग रहा है, डेसिमल में आंसर मांग रहा है, कोई बात नहीं, डेसिमल में दे दो, है भाई। 4 से काट लो, 48 चौके 192, 4 से काट लो 10, ये लो 4.8 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं घंटे, आपको तो समय चाहिए ना। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देना है, थोड़ा जल्दी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे तो आप सोचते रह जाओगे स्पीड क्या रखें ताकि चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं। नंबर सोच के कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बड़ा धांसू सवाल है। x² माइनस में 2√5x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 और आपको 5 की पावर में चाहिए आंसर। देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर आपको ये चाहिए x की 5 प्लस में 1/x की 5 चाहिए, तो ये सिर्फ ऐसे आ सकता है। इसको निकालने का जुगाड़ ये है कि x² प्लस 1/x² एक बार, और एक बार आएगा x³ प्लस 1/x³ माइनस करोगे x प्लस 1/x। यही तरीका है इसको निकालने का। ठीक है, अब आपको क्या मिला है? आपको मिला है x²। इसको निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। इसको निकालने के लिए क्या करोगे? इसको x से डिवाइड कर दो। x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 1/x बराबर आ जाएगा 2√5 है भाई। अब स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हो? स्क्वायर की वैल्यू आती है स्क्वायर करके, तो स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2, 5 का √5 का स्क्वायर 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 माइनस 2 18, ये आ गई 18 वैल्यू। क्यूब का फंक्शन कैसे निकालते हैं? क्यूब का निकालते हैं, इसका क्यूब करके माइनस कर दो इसी का मल्टीप्लाई से। मतलब अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 √5, तो यही आ गया क्यूब करके। 40 √5 माइनस 3 दूनी 6 √5, 40 √5 माइनस में 6 √5 होता है 34 √5, इंटू हो जाएगा 34 रूट में माइनस में। इसकी वैल्यू क्या है? x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 2√5। इसको गुणा करेंगे तो यार 18 चौक 72, 4 18 3 54, 612 रूट में 5 माइनस 2√5, आंसर आ जाएगा 610 रूट में 5। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 610 रूट में 5 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा अल्टीमेट सवाल है, बहुत धांसू सा ये ट्रिक है। कभी 5 की वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू से निकाला 1 2 और माइनस में सेम नंबर। ठीक है, तो 20 का जो पेपर है बड़ा धांसू आया है, आप देख लीजिएगा। आपके सामने मैं इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा कितना खतरनाक लेवल रहा है। ठीक है, अगर अभी आप 2022 का पेपर उठा के देख लें तो इसके सामने वो इसका लगभग 50% मिलेगा।
ठीक है। जो 2022 में जो पेपर हुआ था वो 2020 के अकॉर्डिंग उसका 50% आसान है। अगर वो 100% टफ रहा होगा तो ये 50% है उसका। इतना खतरनाक सवाल वो था पेपर, लेकिन आप इसको भी करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइप टंकी का है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है जो पानी को बाहर फेंकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ए और बी मिलकर टंकी को भरने वाले नल से 80 मिनट अधिक लगता है। 80 मिनट मोर देन, ठीक है भाई। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, और सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा? देखो भाई, सुनना बात को। ए पाइप और बी पाइप, ए 10 घंटा, बी 40 घंटा। ए 10 घंटा, बी 40 घंटा। अगर मैं दोनों को मिलाकर देखूं तो दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं, तो आप कहोगे ऊपर गुणा नीचे प्लस कर लो, ऊपर गुणा नीचे प्लस कर लो, ये आ गया 5 अट्ठे 40, 8 घंटा। 8 घंटे लगते हैं इन दोनों को टंकी को भरने में, है भाई। एफिशिएंसी बाद में देखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इसमें तीसरा पाइप भी खुल जाता है, मतलब ए बी सी, तो उसको इन दोनों से 8 घंटा 80 मिनट अधिक लगता है। तो ए बी सी को कितना लगेगा? 9 घंटा 20 मिनट। 9 घंटा 20 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 9 घंटा 20 मिनट, क्योंकि इसमें मुझे 80 मिनट जोड़ना। 80 मिनट मतलब होता है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो 9 घंटा 20 मिनट बनेगा। 9 घंटा 20 मिनट, 9 घंटा 20 मिनट को मैं लिख सकता हूँ क्या? 9 सही 20/60 है भाई। सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ मैं। 9 तिया 27 और 1 28/3 घंटा लगते हैं ए बी सी को, है भाई। मेन मकसद है आपको सी की एफिशिएंसी निकालना। जरा निकालते हैं, एलसीएम बताओ इसका। 10 40 28 का एलसीएम आ जाएगा 280, है भाई। 10 के पहाड़े में 28 पर, 40 के पहाड़े में 7 पर, 28 के पहाड़े में 10 और 10 तिया 30। ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की है, ए बी सी की। आप मुझे बताओ, ए और बी भर रहे हैं तो ये हो गया 35 काम, और ए बी सी 30 चाहिए, तो सी कितना होना चाहिए? आप कहोगे सी होना चाहिए 5। सी की एफिशिएंसी आ गई 5। 5 के हिसाब से पानी को बाहर फेंकता है वो। आउटलेट पाइप है ना भाई, तो 5 बाहर निकालेगा। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन पढ़ो। कंडीशन यहां पे पढ़ना, कहता है ए और बी को 7 घंटे तक खोल दिया। अगर ए और बी 7 घंटे तक खुलेंगे, ए और बी 7 घंटे तक खुलेंगे, तो 1 घंटे में कितना? 35। 1 घंटे में 35 लीटर पानी भरा जा रहा है। 7 घंटे में कितना भरेगा? 35 × 7, 35 × 7 लीटर। अब कहता है निकासी पाइप को इसको खाली करना है। जो भरा है खाली वही तो होगा, तो खाली होगा तो खाली कर लो 5 के हिसाब से। 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49, 49 आर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्टीमेट सवाल है, बड़ा जोरदार, आराम से करना, गड़बड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट सवाल आपका डिविजिबिलिटी पर है। कहता है 78x6y 8z9। कहता है अगर ये 99 से नंबर डिवाइड होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? देखो भाई, सवाल तो बड़ा अच्छा सा है, लेकिन समझो चीज़ों को। 99 का मतलब होता है आप 11 और 9 से चेक कर सकते हो। 11 बाद में देखेंगे, पहले 9 देख लेते हैं, है भाई। क्या पता 9 से चीज़ें आसान बन जाए। 9 से देखेंगे तो 9 के टेबल में वो नंबर डिवाइड होता है जो जिनका जोड़ 9 के टेबल में आ जाए। तो 9 से ये कैंसिल हो गया, है भाई। तो ये हो गया 8 और 8 16, 16 और 6 हो गया 22, 22 और 7 हो गया 29। इसका जोड़ बन गया 29। आप कहोगे हाँ जी सर, आपको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी, ये तीनों अगर यहाँ रख दी जाए x वाई जेड की, तो उनको भी जोड़ के 29 में जोड़ दिया जाए तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। आप कहोगे हाँ जी होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यूज है जोड़ के वो उठा के रख के देखो। पहला ऑप्शन 5 है। अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो 29 और 5 हो जाएगा 34, और 34 9 के टेबल में कहीं आता नहीं है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड 5 नहीं हो सकता। 16 रख के देखो, 16 रख के देखेंगे, 16 रखेंगे तो 9 6 15 45 9 के टेबल में आता है, ये हो सकता है भाई। अभी आप यहाँ पे 9 रख के देखो, 9 रख के देखोगे तो ये आएगा 38 नहीं आता 9 के टेबल में, काटो
27 लगा के देखो, 27 जो ऑप्शन में दे रहा है, 9 7 16, ये आएगा 56। 56 भी नहीं आता 9 के टेबल में। तो क्या जोड़ा था आपने पहले, बी ऑप्शन क्या था, 16। जैसे आपने 16 जोड़ा, ये 45 बन गया। 45 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये है कि x + y + z यहाँ पे 16 ही रहा होगा। सिर्फ अकेला कि यही तरीका है इस सवाल को बहुत जल्दी निपटाने का, अर्थात विदाउट पेन करने का, ठीक है। वरना आप इस सवाल को करते रह जाएंगे, आपसे नहीं होगा, ठीक है। मजाक की बात नहीं है, थोड़ा केयरफुली ध्यान से चलो तो होगा। थोड़ा सा सीरियस होके कर लो तो चीज़ें मिलने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे, नहीं तो चल ही रहा है जीवन। तो बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। कहता है एक वर्ग है a का जो डायगोनल है वो a + b है। कोई स्क्वायर है a, है ना, और एक दूसरा स्क्वायर है b। दो स्क्वायर है, b का स्क्वायर का जो एरिया है वो इसका डबल है। तो पहले इसका एरिया निकाल लें। इसका डायगोनल है a + b। अगर इसका डायगोनल a + b है तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू डी का स्क्वायर, अर्थात a + b का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इसका एरिया हो गया। अगर इसका एरिया ये है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका डबल। इसका डबल होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब इसका एरिया आ जाएगा केवल a + b का स्क्वायर। ये इसका एरिया है। अगर ये इस वर्ग का एरिया है, ये जो b वाला है b, इस वर्ग का ये एरिया है, तो भुजा क्या होगी इसकी, इस पे अंडर रूट ले लो, एरिया पे अंडर रूट ले लो तो साइड आ जाएगी इसकी a + b, है भाई। अगर इसकी साइड a + b आ जाएगी तो वो क्या कह रहा है, ये तो देख लो। वो कह रहा है b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब वो ये कह रहा है कि इस वर्ग का जो डायगोनल है इस पे एक और वर्ग बना दिया ये, या फिर रुको इधर बनाता हूं, इधर दिखाई नहीं देगा ना। ये एक वर्ग है, ये b वर्ग है। a का तो मैटर खत्म हो गया, a पे कुछ नहीं करना, b पे फोकस करो। b की जो साइड है वो आगे a + b, b की जो साइड है वो आगे a + b। इसका ये डायगोनल है, इसके डायगोनल पर एक और वर्ग बना दिया ये, इसके स्क्वायर, इसका एरिया चाहिए। अब इसका एरिया तो तब आएगा ना भाई जब इसकी भुजा मिले, इसकी भुजा मिलेगी डायगोनल से। इसकी भुजा कितनी है, इसकी साइड है a + b, तो डायगोनल हो जाएगा √2a + b। इसका डायगोनल हो गया। जो इसका डायगोनल होगा वो इस वर्ग की साइड होगी, इस वर्ग की साइड होगी तो साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है। तो रूट में 2/a + b का अगर स्क्वायर करोगे तो ही आपको आंसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 ऑफ a + b का स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, b वर्ग के डायगोनल पर खींचे गए स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा 2 ऑफ a + b के स्क्वायर के बराबर। ये सवाल ऐसा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI पे आया हुआ है। ये देखिएगा, नीचे दिए गए सारा का सारा डाटा ABCDE के निर्यात में करोड़ों का हिसाब किताब है ना भाई। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक, 15 तक का डाटा है। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2012 से 14 तक A का कुल निर्यात, A का कुल निर्यात देखोगे तो ये बनेगा 225 पहला नंबर, दूसरा नंबर बनेगा 370, तीसरा बनेगा 425, है भाई। आगे 2012 से 14 तक का मामला हो गया। आगे चलते हैं। वर्ष 2015 में सभी 4 वस्तुओं के निर्यात, सभी 4 का निकालो, किस में, 2015 में सभी चारों का निकालोगे तो कितना बनेगा, 400, 209, 306 और 275। ये बन जाएगा 0, 7 2 9 2 11 और 1 12, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1020। इसको जोड़ोगे तो 15 5 20, 20 और ये 2 9, 1190। कितना प्रतिशत कम है, कमी पूछ रही है। कमी पूछा है तो नीचे आएगा ज़्यादा वाला नंबर 1190 है। ये अंतर आएगा तुम्हारा कितना, 170। प्रतिशत का 100 लगा लो, 1 0 से 1 0 काट लो। ये हो गया 1700 बटे में 119। तो 119 एकम तो जाएगा ही जाएगा, है भाई। 119 ये बनेगा 150। 11 पंजे 55 ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44, 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 14 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 3%। यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड मास पे आपको आया हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, आप देख लीजिएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो करना तो सिंप्लीफाई ही पड़ेगा, बस ये होता है कि कुछ चीज़ें आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपसे ये सवाल होगा नहीं। देखिएगा ज़रा, कोशिश करने की कोशिश करते हैं ज़रा। आइएगा, पहला नंबर 3 3 9 9 2 11 बटे में 3, पहला नंबर आ गया 11 बटे 3 इंटू, डिवाइड को हटा के इंटू लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, का को हटाएंगे तो 2 से काटोगे 30 को 15, तो 15 है भाई, 15 आ जाएगा, 15 तिया 45 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। माइनस का साइन 1/4 इंटू 5/2, ढाई है ना, 5/2 इंटू, डिवाइड हटा के इंटू लगाएंगे तो बगल वाला साइन चेंज हो जाएगा, है भाई, इंटू 5 चौक 20 20 4 24 बटे में 5। ये तो रहा ऊपर का मामला। नीचे देखो, नीचे देखोगे तो 2/5 का मतलब गुणा होता है, सी आ जाएगा 15/2, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर पलट के उल्टे हो जाएंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 9/4, 4/9। ये आपका मामला यहाँ पे सेट हो गया। काटा पीटी करनी है, अब कुछ नहीं है भाई। 11 से 11 कट गया, 3 से कट गया 3 15, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 से 24 चला गया, 5 से 5 चला गया, ये बचा 15 माइनस 5 बचा 10। लो जी, ऊपर का तो मसला ही सॉल्व हो गया। ये तो एक ही शॉट में 2 से 2 गया, 5 तिया 15 से 15 चला गया, यहाँ बचा 4, 4 से 4 चला गया, 3 तिया 9 से 9 चला गया, 4 माइनस आधा, 4 माइनस आधा मतलब 3.5, 3.5 मतलब कि 7/2, 2 चला जाएगा ऊपर। कुल मिला के तुम्हारा आंसर आया 20/7। 20/7 देखो है क्या ऑप्शन में, फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शंस में है, तो फ्रैक्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन पहला है यहाँ पे 3 सही 4/7, बी ऑप्शन है यहाँ पे 2 सही 6/7, सी ऑप्शन यहाँ पे है 2 सही 2/9 और डी ऑप्शन है 10/21। डी ऑप्शन है ये, ठीक है भाई। तो मेरा आ रहा है 20/7। 20/7 होता है 2 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परसेंट नहीं है, गलती से लग गया, माफ़ कर दो यार, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, इतना तो कर सकते हो आप एडजस्ट। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, सी को डी की तुलना में 20% कम। यदि ए को 80% मार्क्स मिले हों तो डी को कितना परसेंट मार्क्स मिले। देखो 500 है टोटल मार्क्स, ए को मिला 80% मतलब 4/5 इंटू, अब वापस आते हैं, ए को बी का 25%, 1/4, 25% 1/4, वृद्धि हो गई 5/4, उल्टा कर दिया 4/5 इंटू, बी को सी से 60% अधिक, 60% होता है 3/5, प्रॉफिट हो गया बढ़ गया तो 8/5, 5/8 इंटू, सी को डी से 20% कम, 20% 1/5, तो ये हो जाएगा 5/4, 5/4 से 4/5 कैंसिल है भाई, 5 से 5 कटा, 4 से 2 कटा, 2 से 500 कटा, 250 मार्क्स आ गए डी के। कितने में से? 500 में से। 500 का 250 50% होता है, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा सवाल है, सुंदर सा, टिकाऊ, एकदम सुंदर, टिकाऊ और मजबूत, ऐसे कहते हैं ना। चलो ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो आपके सामने सवाल दिख रहा है, बढ़िया सवाल है एकदम, अलजेब्रा का, ठीक है। इसके ऑप्शन में है यहाँ पे, ए ऑप्शन है -3/2, बी ऑप्शन है 3/2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 5 और डी ऑप्शन आपको है -3। क्वेश्चन आपके सामने है 16 A की 4 प्लस में 36 A² B² प्लस में 81 B², B की पावर 4। देखो एक ना रिजल्ट होता है, आप शायद पता नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, 4 की फॉर्म में होता है। देखो ये आपको मिला है 4A² प्लस 9B² माइनस 6AB बराबर में है 13।
अगर आपको ये चाहिए ए स्क्वायर प्लस 9b² प्लस 6ab की वैल्यू चाहिए तो 4 वाली पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो 4 है, ये जो 4 वाली है, इस 13 से उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 4 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 13 7 91, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7। अलजेब्रा की वीडियो अगर आपने देखी होगी मेरी, तो आपको उसमें पूरा डिस्क्राइब करके मैंने ये कराया हुआ है। आप जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। पूरा अलजेब्रा का टॉपिक है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी का, 3ab चाहिए ना, 3ab चाहिए, तो ab के फॉर्म में ये मुझे देगा आंसर। ये तो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको माइनस कर दो, माइनस, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 12ab, माइनस का 12ab, ये हो जाएगा 6 बराबर में माइनस का, सॉरी पॉजिटिव रहेगा ना, 6। आपको चाहिए -3ab, तो -3ab चाहिए, तो एक काम कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, -4 से करो। ठीक है, या एक काम कर लो, चलो -4 से कर दो, -4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3ab, इसको -4 से डिवाइड करोगे तो 6 डिवाइडेड बाय -4, तो ये निकल के आएगा -3/2। तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा 3ab बराबर -3/2 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे कहते हैं एकदम हीरो वाला सवाल, हीरो के माफिक दिख रहा है और हीरो की तरह आप इसको करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका डीआई पर है, जो पिछला डीआई था उसी में है ये सवाल। 2014-15 का क्वेश्चन क्या पूछता, देखो 2014 और 15 में ए के कुल निर्यात का वर्ष 2011 और 2015 के वस्तु सी के निर्यात का अनुपात चाहिए, रेशो चाहिए। अगर मैं 2015, 14 और 15 ए देखता हूं तो 425 प्लस 400, 425 प्लस 400 दिस 825 है भाई, ये 2014-15 का ए है। 2011-15 का सी अगर देखते हैं तो ये आएगा 244, 244 प्लस में 306, ये जुड़ के हो जाएगा 3 2 5 550। दोनों का रेशो चाहिए, दोनों का रेशो चाहिए। तो 11 7 11 पंजे और 11 पंजे 25 तिया 25 दूनी, आंसर विल बी 3:2, 3:2। ठीक है, डीआई का फेमस सवाल है, आसान है, वैसे आसान ही आया है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका डीआई पर ही है, यही है सेम टू सेम डीआई, ए बी 2014-15 10 12 13 14 का दे रखा है सारा। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन सुनो, कहता है किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान में बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था, एवरेज का 1.4 गुना चाहिए। तो देखो, अगर मैं ये देखता हूं कि 6 वर्षों में बी का औसत क्या रहा है, बी का मुझे जोड़ना पड़ेगा सारा डाटा, 128 134 138 128 134 138 169 182 209 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, है भाई। 12 8 20, 18 2 20 यानी 0 यानी 40, 4 2 6 6 4 2 6 3 9 3 12 6 18 18 18 8 26 4 8 9 960, 960 है भाई, ये इनका सम है। अगर 2 4 6 6 से डिवाइड कर लो तो एवरेज आ जाएगा 160, 16 6 96, एवरेज का 1.4 गुना, एवरेज का 1.4 गुना करोगे, 1.4 गुना, तो 1.4 गुना होगा 16 16 चौके 64, 160 प्लस 64 224, 224 का डाटा ढूंढो कि 224 में डी कहाँ है, 224 में डी वाली लाइन में 224 ढूंढो कहाँ है, तो 2013 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2013। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला ये सवाल है, तो थोड़ा सा यूज़ करो, क्योंकि खर्च तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, ए सी बी, सी 90 डिग्री का एंगल है, ए सी 5 बी सी 12, तो ये 13 होगा, कोई डाउट ही नहीं है। एंगल ए का समद्विभाजक बी सी से बिंदु डी पर मिलता है,
एंगल ए का बाइसेक्टर BC पर D पर मिलता है। AD की लंबाई चाहिए, AD की लंबाई मतलब ये चाहिए। देखो भाई, अगर AD की लंबाई चाहिए तो आपको पहले ये CD की लंबाई चाहिए, CD। और CD की लंबाई तब आएगी जब आपको ये पता हो, जब एंगल किसी का एंगल बाइसेक्टर होता है, जो कोई ट्रायंगल लाइन है, अगर एंगल बाइसेक्टर होता है तो जो साइड की रेशो होते हैं, जो साइड का रेशो होता है, उसी रेशो में ये भुजा बांटी जाती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होता है। मतलब कि ये भाई, ये जो रेशो बटेगा 5:13 में ही बटेगा, 5:13 में ही ये नंबर आपका बटेगा। टोटल वैल्यू जो इसकी दिखा रखी है वो 12 दिखा रखी है, तो निकाल लेते हैं। इसका जोड़ 12, मेरा जोड़ हो गया 8 5 13 5 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो CD की लंबाई आ जाएगी 10/3। ठीक है, लेकिन आपको तो ये चाहिए नहीं, आपको चाहिए ये वाली लंबाई। इस लंबाई को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ट्रिपलेट लगानी है राइट एंगल ट्रायंगल की, लेकिन उससे पहले आप क्या काम करो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दोनों जगह 5 है, तो समझो यहाँ भी 5 है। भाई 5 से ये काटा, 5 से ये काटा, जिससे काटा वो गुणा में रख दिया। ठीक है, 5 से काटने पर यहाँ पे बचा 1, 5 से काटने पे यहाँ पे बचा 1, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये बचा 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4/9। 4/9 में 1 जोड़ेंगे तो 13/9। 13/9 पे अंडर रूट लगाएंगे तो ये आएगा रूट में 13/3। तो यही आपको लंबाई मिल जाएगी A और D की। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई तो दोबारा समझ लो एक बार, मैं एक अलग से बनाता हूँ। देखो ये मान लो ये 5 है, ये 10/5 है, सॉरी 10/3 है। आपको ये वाली साइड चाहिए। सुनना, आपको ऐसा नंबर देखो जिससे ये दोनों कट जाएं, तो आप कहोगे 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो जिससे काटा है उसको यहाँ गुणा में रख दो, जिससे काट रहे हो उसको तो रखना ही पड़ेगा भाई। अब राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों का स्क्वायर का जो सम होता है वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2/3 का स्क्वायर क्या हो गया, 4/9 हो गया। 1 प्लस में 4/9 करोगे तो ये हो जाएगा 13/9। 13/9 इसके स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे, 13/9 पे अगर रूट लगाओगे तो बाहर निकलेगा इनटू रूट में 13/3। तो यही मैंने आपको बताया है भाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीखोगे तो काम बनेगा, नहीं तो फंसे रह जाओगे सवालों में ही। CGL लेवल है, हलवा नहीं है। तो आंसर आ जाएगा आपका 5√13/3। 5√13/3। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI पर है, फिर सेम टू सेम DI है। क्वेश्चन है 2010, 12, 14 में D का कुल निर्यात वर्ष 2011 और 12 के सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। 2011-12 के सारे जोड़ने हैं। ठीक है भाई, देखो 2010, 12, 14 में अगर D ढूंढते हो तो ये बनेगा 214, 247 और 309। इसको जोड़ेंगे 7 4 11, 11 और 9 20, 770, तो ये आ गया। अब 2011 और 12 में सभी 4 वस्तुओं को जोड़ो तो 4 4 या 8 डाटा जोड़ना पड़ेगा। तो 8 डाटा को एक काम करते हैं, यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं। ये हो गया पहला 250, दूसरा हो गया 134, 244, 282, 225, 138, 230, 247। 4 और 4 8 हो गए। इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पे लेके मिलेगा आपको 8 7 15 5 20 20 20 20 की 0, 30 की 0, 8 4 12, 12 4 16, 8 24 26, 29 32, 32 4 36, 32 4 36। 1 मिनट, अच्छा वो 3 जुड़ गया ना, 35 से आएगा, वो 2 जुड़ना था। ठीक है भाई, 2 और 3, 3 2 5, 2 7 9, 9 10 14, 14 और 3 17, 1750 आ गया। क्या पूछा है, कितना प्रतिशत है। 770 1750 का कितना परसेंट है, अभी बता देंगे हम तो। ये बात, इतनी बात तो हमने तुम्हें सिखाई है भाई, है भाई। 0 से 0, 11 कट गया 7 बार, यानी 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। ढूंढो ऑप्शन 11 का मल्टीपल कौन सा है, 44% लगा दो आंसर, हटाओ।
क्योंकि 11 कटेगा नहीं 175 से। जब 175 से 11 नहीं कटेगा तो 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। बाकी पूरा काटना, पूरा काट लो। 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 से 7 कट गया, 11 चौक 44% विल बी द आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पी और क्यू का औसत, पी और क्यू का जो औसत है वो 50-50 है। पी प्लस क्यू का जो एवरेज है वो है 50-50। क्यू प्लस आर का जो एवरेज है वो है 62-50। और पी प्लस आर का जो एवरेज है वो है 5200। कहता है पी की मासिक आय कितनी है, पी की मासिक आय। देखो एवरेज के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, लेकिन इस जैसा सवाल करने के लिए ना आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं बड़ी। ठीक है, मैं आपको बहुत आसान वे बताता हूँ। आपको पी चाहिए ना, अगर पी चाहिए तो ये देखो पी कहाँ कहाँ है। एक ये रहा पी, एक यहाँ पे है पी। जहाँ जहाँ पी है उन दोनों को जोड़ दो, जहाँ जहाँ पी है उन दोनों को ऐड कर दो। उन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 50 है भाई, 10,250। 10,250 में से 6250 निकाल दो, आंसर आ जाएगा 4000। आंसर आ जाएगा 4000। तो पी का जो मासिक वेतन है, जो मासिक है वो 4000 रुपया है। इससे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन इस सवाल का कहीं नहीं है। ठीक है, अगर आपको सेशन में मज़ा आता है ना, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत चुटकी में कर सकते हो मेरे थ्रू, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों में फैला दो, यार दोस्तों में, सब जगह। ठीक है, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। इसमें आपको न्यूनतम संख्या बतानी है। न्यूनतम संख्या कौन सी है? 6√12, 3√4, 4√5 और रूट में 3। इसमें न्यूनतम नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। जहाँ रूट में कुछ नहीं है वहाँ आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रखेंगे। कुछ नहीं होता तो वहाँ पे हमेशा 2 होता है। ठीक है, अंदर वाले नंबर को बाहर निकालोगे, इसका 12, इसका 4, इसका 5, इसका 3। बाहर निकालने के बाद इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये मामला आपके लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल तुच्छ लेवल है। ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो इसको, मत देखो। ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, या ये कह लो बाहर वालों का एलसीएम ले लो। 6, 2, 3, 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। 6 के पहाड़े में 12 2 पर, 3 के पहाड़े में 12 4 पर, 4 के पहाड़े में 12 3 पर, 2 के पहाड़े में 12 6 पर। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खोलोगे तो 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 4 का पावर 4 256, क्योंकि 4 का 2 16, 5 की 3 125 और 3 की पावर 6 तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा है भाई, क्योंकि 3 की 3 81 होता है, सॉरी 3 की 3 27 होता है, तो ये 729 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा तुम्हें नंबर चाहिए 125 यहाँ पे सबसे छोटा है, अर्थात 4√5 इसमें सबसे न्यूनतम नंबर है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1/√1 प्लस में √2, ये इस तरीके की सीरीज चलती है। इसमें सेम टू सेम नंबर मिलते हैं। देखो 2 2 3 3 4 4, ठीक है, ऐसे नंबर मिलते हैं। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, पहला नंबर उठा लो, इसमें √1 का मतलब होता है 1 है भाई, √1 का मतलब होता है 1। लास्ट वाला नंबर उठाओ, रूट में 100 है तो क्या बाहर आएगा 10। बीच में क्या साइन है, बीच में देखो नीचे क्या साइन है, प्लस का, तो दोनों को माइनस कर लो। दोनों को माइनस यानी डिफरेंस करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के सवाल को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन में एसएससी सीजीएल 2020 5 मार्च के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। इनको अच्छे से करके जाइएगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, बाकी पूरी इस वीडियो को अच्छे से रीड करके जाना, ठीक है, और सभी में इसको दोस्तों में फैला दो ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपके नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।